बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। सर लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग, तबीयत संभालिए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत बदल रहा है। मोदी के राज में विदेश में भारत की छवि किस कदर कलंकित हो रही है, शायद अब कुछ अलग बोलने की जरूरत नहीं है। साथ में गोदी मीडिया भी किस कदर विदेशों में जलीला ख्वार हो रही है, इसकी भी बारहा मिसाल अब देखने को मिल रही है। तो गोदी मीडिया को दाखिला भी नहीं दिया जा रहा। खुद वजीर आजम मोदी भारत में तो हे राम कहते हैं, पर जैसे ही विदेश पहुंचते हैं वो माय गॉड कहते हुए देखा जाता है। इस हफ्ते एक और खबर देखने को मिली कि पूरी दुनिया में 180 मुल्कों में भारत प्रेस की आजादी में 150वें नंबर पर पहुंच गया। वैसे गोबर भक्तों को मुबारकबाद, क्योंकि ये मुबारकबाद उन्हें ही देनी होगी जिन्होंने गोमूत्र और गोबर से कैंसर तक की बीमारी खत्म होने का दावा किया था। खैर, आज का मौजू प्रेस की आजादी पर दुनिया भर में भारत की हो रही थू थू पर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की फहरिस्त में भारत को अब और 8 पायदान नीचे करते हुए 150वें नंबर पर पहुंचा दिया है। अब भारत में मीडिया क्या काम कर रही है और इसकी असल जिम्मेदारी क्या है, सभी जानते हैं। जब मीडिया लोकतंत्र का चौथा सुतून यानी कि चौथा स्तंभ या कहलाता है, वही भारत में जब से मोदी हुकूमत आई है सिवाय चाटुकारिता के कुछ भी नहीं हुआ है। और कुछ मीडिया हाउसेस की मजबूरी भी बन गई है। अब आप मोदी हुकूमत या भाजपा के खिलाफ कोई स्टोरी चलाता है तो तुम पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है। वाज़ेह रहे, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई और यह दलील भारत में मीडिया की कैफियत को बयान करती है। जब मीडिया वजीर आजम को मौजूदा हालात पर घेरने के बजाय उन्हें तुम थकते क्यों नहीं जैसे सवाल पूछती है, कभी वजीर आजम को सवाल आम चूस कर खाते हो या काट कर खाते हो जैसे पूछे जाते हैं। और जब भी विदेश से कोई देश में आता है या फिर खुद वजीर आजम विदेश जाते हैं तब भी भारत के कुछ इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ फसाद बर्पा किया जाता है। हाल ही में वजीर आजम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर है, लेकिन इसी वक्त कांग्रेस इख्तियार राजस्थान में ईद के मौके पर फसाद बर्पा किया गया। जानबूझकर ईद के वक्त मुसलमानों का परचम निकाल कर भगवा परचम लगाया गया, लिहाजा इस फसाद को भी साजिश के तहत अंजाम देने की बात कही जा रही है। इससे पहले भी जब ट्रंप भारत के दौरे पर आया था तब भी दिल्ली में मुस्लिम कश फसादात बर्पा किए गए। हाल ही का फसाद भी बजाय दबाने के 5 मई तक चलाया गया। मतलब सियासी मुफाद हासिल करने के लिए एक समाज की कुर्बानी कैसे दी जाती है ताकि इसका चुनावी फायदा हो सके। किसी एक समाज को निशाना बनाने के बाद मीडिया का किरदार भी आग में तेल डालने का होता है। ईद की नमाज के वक्त पथराव कहां से हुआ? क्या नमाजी पत्थर लेकर नमाज में शरीक थे? ऐसा बेहुदा और बेबुनियाद बातों का नैरेटिव चलाकर बहस डिबेट की जाती है टीवी पर। मुल्क भर में माहौल को खराब कर दिया जाता है। अब तो सोशल मीडिया भी इस नफरत के बाजार में अपनी दुकान लगा के बैठी हुई है और जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं या फिर मोदी सरकार हिंदुत्व के विरोध या मुखालिफत में बोलते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, इस पर पाबंदियां भी आयद की जाती है। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की पाबंदी, इंटरनेट पर पाबंदी, खास तौर से कश्मीर में जहां एहतजाजियों के चेहरे रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, भारत में पुलिस के जरिए एहतजाज को महफूज करने के लिए और एहतजाजियों के चेहरों को शनाख्त करने के लिए तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। एहतजाज की जगह पर सीसीटीवी कैमरे और पुलिस के जरिए किराए पर लाए गए ओपन सोर्स वीडियोस का वसी तौर पर इस्तेमाल, फोन टैपिंग और स्मार्टफोन की जियो लोकेशन तकनीकों का इस्तेमाल करके अपराधों की आवाजाही के ट्रैक करना, कानून में तरमीम करना जो पुलिस को शहरियों की डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग और दीगर बायोमेट्रिक डेटा को रिकॉर्ड और स्टोर करने का हक देता है। और यहां तक कि मोबाइल को ट्रैक पर डालकर कितने लोगों से बातें हुई वगैरह करके जुर्म को रोकने की कोशिश की जाती है। और भी तरीकों का सहारा लेना, जैसा कि जहांगीरपुरी आदि में बुलडोजर एडवेंचर के दौरान हुआ था, रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया। मोदी हुकूमत का ढिंडोरा भले ही गोदी मीडिया सुबह शाम बिना थके पीटती हो, लेकिन भारत की तस्वीर काफी हद तक दागदार हो चुकी है। महज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ही भारत में सहाफियों के हुकूक को दबाने की या प्रेस की आजादी को छीनने की बात नहीं की है, बल्कि और भी तकरीबन 8 एजेंसियों से भी जायद ने इसका जिक्र किया है, जैसे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, फ्रीडम हाउस, पेन अमेरिका, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, सिविकस, एक्सेस नाउ, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्टिक, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच। इन तमाम ने भारत में किस तरह प्रेस की आज़ादी और मुस्लिम माशरे पर हो रही ज्यादती पर खुलकर लिखा है। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के जरिए खामोशी के खतरात में भारत में सहाफियों पर हो रहे हमलों पर बहस की गई, जिसमें खासकर 22 सहाफियों को मार डालने का जिक्र किया गया। तो 1000 से भी ज्यादा सहाफी
सियासतदान, इंसानी हकूक के कारकुनों की निगरानी का भी तस्करा किया गया। अप्रैल में भारत सरकार की जानिब से 22 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगा दी गई, जिसमें 18 भारतीय थे। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स और एक न्यूज वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया। साथ में फेसबुक अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 के अपने एक तारीखी फैसले में कानून की IT एक्ट दफा 66A के तहत कानून की हद से ज्यादा उमूमियत के नाम पर महफूज इजहार राय की आजादी को महदूद करने की बुनियाद पर कानून को ही खत्म कर दिया गया। यानी इजहार की राय को गैर महफूज है, लिहाजा इजहार राय पर आजादी कानूनी पाबंदियां नाकिस की गई है। इसी तरह जर्मनी की DW न्यूज चैनल ने तो मोदी हुकूमत की प्रेस की आजादी पर धज्जियां उड़ा दी और भी विदेशी मीडिया पर इसका बहुत खराब असर देखा जा रहा है। आखिरकार खुद सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया को सर्कुलर के जरिए कहा कि अब जिस तरह बदबू गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम के जरिए और बिला वजह मोदी की तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं, इसे रोका जाए, क्योंकि भारत में तो सब चलता है लेकिन विदेशों में हो रही बदनामी तमाम तारीखी मियार को पार कर रही है। लिहाजा अब कुछ सच्चाई भी दिखाई जाए, ऐसा कहा गया। इतना तो जरूर है कि रोज हिंदू मुस्लिम भगवादारियों का मस्जिदों पर भगवा लगाना, रोजाना किसी तरह की जयंती के बहाने जुलूस निकालकर एक समाज को निशाना बनाना और गोदी मीडिया स्टूडियो में बैठकर जिस तरह की गंदगी फैला रहा है, दुनिया भर की नजरों में जलोख्वार होते भारत के टीवी एंकर शायद वजीर आजम मोदी को भी इसका एहसास होता जा रहा है। लिहाजा इतना जरूर है कि भारत की तस्वीर दुनिया भर में घटिया और चाटुकारिता पत्रकारिता के जरिए कलंकित हो गई है। शायद अब इसे फिर से बेहतर बनाना काफी मुश्किल हो चुका है, इतना जरूर है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। स्पीड इलेक्ट्रिक फ्रॉम बेलगाम, एक स्पीड इलेक्ट्रिक लिमिटेड EAM स्पीड प्राइवेट लिमिटेड एक बेलगाम बेस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो आई है। और इसके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बेलगाम में हम एक को पार्टनर के साथ अपने नॉर्थ इंडिया में और इंडिया में बेलगाम में भी हम लोग असेंबलिंग चालू किए हैं। और ये हमारे पास 5 मॉडल आए हुए हैं। ये 5 मॉडल की जो खासियत है, इसके यूनिक कलर के मॉडल्स हैं और यूनिक कलर्स हैं गाड़ी के। और ये बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें जो बैटरी लगी हुई है 60 वोल्ट 30 एच की बैटरी है। आप उसको 4 आवर्स चार्ज करेंगे, 4 घंटा जो चार्ज करेंगे, इसका माइलेज आपको 80 से 100 किलोमीटर मिलेगा। और इसका प्राइस रेंज चालू होता है 80,000 से पकड़ के 1 लाख रुपीज़ तक है। और हम जो अभी आपको हम बैटरी का सर्विस 3 साल की वारंटी दे रहे हैं बैटरी के लिए, और मोटर के लिए हम लोग 1 साल की वारंटी है। और हमारे सर्विस में रहेगी गाड़ी 3 साल तक। और हम लोग अपने चार्जिंग स्टेशंस भी ला रहे हैं। हमने अभी एक कज़ाम करके कंपनी से चार्जिंग स्टेशन टाइप किया है। और बेलगाम में हम लोग पूरे 2 व्हीलर के चार्जिंग स्टेशन भी बिठा रहे हैं। हमारे चार्जिंग स्टेशन पॉइंट्स आ रहे हैं। एक आजम नगर, हाँ ये 3 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है। एक कॉमनली जो सभी इसमें यूज़ हो, ईजीली आप इसको एक्सेसिबल करके चार्ज कर सकते हैं। इसे कोई स्पेशल पॉइंट की ज़रूरत नहीं। आपका स्पेशल जो भी रेगुलर कनेक्टिविटी है उससे लेके आप इसको अपने बाहर लगा सकते हैं। हाँ, हमारी जो चार्जिंग पॉइंट्स जो आ रहे हैं, एक है वो आजम नगर, एक मेन रोड पे आ रहा है, एक हनुमान नगर सर्कल पे आ रहा है, कुमार स्वामी लेआउट में एक आ रहा है, और अपने मेन कैंप में एक, अपने मेन ऑफिस के पास एक रहेगा, तिलकवाड़ी फर्स्ट गेट में रहेगा और अनमोल में रहेगा। जो बेलगाम के लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी चार्जिंग के लिए। जहाँ भी आप स्कूटर लेंगे, अभी अगर आपका चार्जिंग थोड़ा कम हो रहा है तो आप वहाँ जाके उसको चार्ज करा सकते हैं। वो चार्जिंग का जो हमारा जो चार्जिंग का जो सिस्टम है वो हमने इसमें ऐप का बारकोड लगाया हुआ है और 15 मिनट का हर एक स्लैब रखा हुआ है। एवरी 15 मिनट्स फुल चार्ज और सम चार्जेस। वो अभी तो चार्जेस है 15 मिनट के। आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ऐसा करके स्लैब करके चार्जिंग कर सकते हैं। ये ऐप से डाउनलोड करने के बाद आप हमारे चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज कर सकते हैं। और ये हमारे जो इतने कलर्स हैं, ये जो एक हमारा है ई गोगो, और ये हमारा ई गोगो 5, और ये है हमारा ई फैंटासी, और ये है हमारा सुपर प्रो। और इसमें बहुत सी बेहतरीन कलर्स हैं और परफॉर्मेंस बढ़िया है। मैं बेलगाम के गुजारिश करता हूँ सब लोगों से कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रेफर करें, पेट्रोल गाड़ी वापरना कम करें। और ये जो इलेक्ट्रिक से आपको जो बेनिफिट होगा, इससे आपका पूरा बहुत सा सेविंग हो जाएगा। पेट्रोल्स आजकल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये बेलगाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद। थैंक यू।
ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರೋರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಅವರು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಾ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಡ್ ಅಬೌವ್, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ all teachers are graduates, but all graduates are not teachers. All teachers are graduates. They are both coming in the teachers constituency and also graduate constituency. Whereas graduates constituency ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ವೋಟ್ ಕೇಳೋದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೋ 26,000 ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅಲ್ವೇನ್ರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ. ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ವಿಡ್ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವೋಟರ್ಸ್ಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು, MLAಗಳು, ex-MLAಗಳು, ex-ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು, MLCಗಳು, ex-MLCಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತದಾರರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಬರೀ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಎರಡನೇದು ಮತದಾರರನ್ನೇ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಂದರೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಾ? 96,000 ಜನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದಾರಂತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಆಗ್ಬೋದು, 1 ಲಕ್ಷ ಜನದಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು. 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್. 1 ಲಕ್ಷ ವೋಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರಬೇಕು. ವೋಟರ್ಸ್ನ ಹೌ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದೇಮ್, ವೋಟರ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸು, ಟೀಚರ್ಸು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ they have understood the political developments, political equations and the performance of the government. ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕೇಂದ್ರದವರು ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕೂಡ ಅದೇನು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿನೂ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಜನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹಿಂಭಾಗಲಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಇದು ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಶಿಶು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನೈತಿಕ ಶಿಶು, ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಒಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 1 ವರ್ಷ 2 ತಿಂಗಳಿದ್ರು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದರು. ಆ 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 2 ವರ್ಷ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಈ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಮಗೆ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP MLCಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಸಂಕ್ ಅವರು ಸುನೀಲ್ ಸಂಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ BJPಲಿ ಟೀಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳೇ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ನು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಕೂಡ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸು ಅಂತ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು, ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು, DSP ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು EDನೋ CBIನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಾರೆ, ಏನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆ? ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಬೆಳೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿರಾಣಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೀವು ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ. ಸೊ ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸು, BDO ಆಫೀಸು, ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರೋದು, ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆವೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಡಿ, CBIನವರು ಸೋ ಮೊಟ ಕೇಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ.